बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबस्सुम उर्दू में तारिक तबस्सुम हाज़िर खिदमत। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि मैं मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ मुलाकातें कर रहा हूँ और उनसे गुफ्तगू आपके सामने ला रहा हूँ, तो इस सब के पीछे कोई मकसद है। आज के इस मुलाकात में भी बहुत ख़ूबसूरत मकसद मौजूद है। आज मेरे साथ बैठे हैं मेरे तालिब इल्म, मेरे होनहार लायक ज़हीन तालिब इल्म शाहिद इमरान रामिस। शाहिद इमरान रामिस इस वक्त फेडरल कॉलेज इस्लामाबाद में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर बन चुके हैं और माशाल्लाह लाखों रुपए कमा रहे हैं सैलरी के मद में, और एक भी ट्यूशन पढ़ाएं तो 30-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं। ये चीज़ एक मादी फ़ायदे से हट कर मैं बात अगर करूं तो एक कैरियर बन गया इनका। आज माशाल्लाह ये कामयाब इंसान है और अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा कर चुके हैं। जो पौधा हम उस्ताज़ा कराम ने लगाया था, आज वो माशाल्लाह तलावर दरख्त बनकर समरबार शजरे सायादार बन चुका है। तो अज़ीज़ बच्चों, आपको ये बताना है कि कामयाब इंसान कैसे बन सकता है। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मुझे बड़ी खुशी हुई, आप माशाल्लाह गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर हैं फ़िज़िक्स के। तो सबसे पहले तो आप कैरियर काउंसलिंग के तौर पर अब मेरे नौजवान नस्ल को ये बताएं कि अगर कोई फ़िज़िक्स का उस्ताद बनना चाहे तो उसे क्या करना होगा। सर, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मेरा इतना खूबसूरत लफ्ज़ों में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। तो इसके बाद जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो सर इसके लिए मैं समझता हूँ कि सबसे पहली चीज़ है आपका शौक़ और वो क्रेज़, वो पैशन जो एक सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है। तो वो आप में होना चाहिए, क्योंकि बगैर पैशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते, सही है। तो मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7th में था जब मुझे फ़िज़िक्स का शौक़ था। तब PTV पे एक प्रोग्राम आया करता था, अच्छा। इसरार जहाँ के नाम से, डॉक्टर परवेज़ सूद भाई साहब के नाम। अच्छा। वो उसे होस्ट करते थे। तो उन्होंने पहली बार समझाया था कि ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है और टाइम डायलेशन का एक फिनोमेना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। तो मेरी समझ से उस टाइम, वो मेरी एज से वो थोड़ा बड़ा टॉपिक था और शायद आज भी बहुत से लोग उसे समझते हैं कि मुश्किल टॉपिक है। लेकिन तब मेरे अंदर वो एक क्रेज़ था कि मैं इस बंदे से मिलूँगा जाके। और मुझे अच्छे असातिज़ा मिले, आप मिले मुझे, आपसे इतनी रहनुमाई मिली, इतनी गाइडेंस मिली और आपने मुझे पॉलिश किया। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन आया जब मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पहुंचा और मैंने उन्हीं सर से पढ़ा और उनसे मुलाकात की और उन्हें सर को बताया कि आप मेरे मेंटर थे, आपकी वजह से मैं इस जगह पहुंचा हूँ। और मैं सरगोदा से दूर उफ्तादा एक गाँव था, जहाँ से मैं सिर्फ आपके लिए आया। आपके गाँव का नाम? मेरा गांव से सरगोदा से 60 किलोमीटर दूर है, लालियां से थोड़ा सा आगे है। तो लालियां सरगोदा से 40 किलोमीटर। लालियां, ठीक है, माशाल्लाह। तो जब मैंने सर को बताया कि सर मेरा ये पैशन है और लालियां गांव में ये लाल पैदा हो चुका था, तो बस ये अल्लाह ताला की इनायत है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो पैशन जो मेरे अंदर था, जिसे सर ने मज़ीद स्टिमुलेट किया, तो एक अच्छा जब उस्ताद आपको मुयस्सर आ जाता है तो वो आपके शौक़ को मज़ीद महफूज करता है। यानी कि 7वीं जमात में आपका मकसद हयात तय था। तो एक चीज़ ये तय होती है कि नस्बुल ऐन ज़िंदगी का मकसद आपका सबसे बड़ा कामयाबी का जीना है। जी बिल्कुल। अगर मकसद ना हो तो फिर कामयाबी अधूरी है। ऐसा ही। तो आपने एक मकसद अपनी 7वीं जमात से सेट कर लिया था, उसको आपने गेन करने की कोशिश की। जी। आगे चलते हैं। फिर आपने ये प्रोफेसर बनने के जो मराहल हैं, इसको कैसे तय किया? नौजवान नस्ल को आपने कैरियर काउंसलिंग के हवाले से बताना है कि वो भी अगर इस रास्ते पे आना चाहें तो क्या करें। सर, पहला तो यही है कि जैसा कि आपको अपने सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए, आपको इसकी डिटेल्स पता होनी चाहिए। और ये नहीं है कि सिर्फ आप कोर्स पढ़ें इसका, आप इससे हट के भी जो साइंटिफिक थेरीज हैं, साइंटिफिक बुक्स हैं, साइंटिफिक लिटरेचर है, आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि मैं फ़िज़िक्स के साथ साथ मैं स्टीफन हॉकिंग की ग्रैंड डिज़ाइन ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वो मैं BS के दौर में, मतलब BSc जब मैं कर रहा था, मैं उस टाइम इसको पढ़ रहा था। और इन चीज़ों ने इस तरह का साइंटिफिक लिटरेचर, जो बड़े साइंटिस्ट हैं, आप उनकी बायोग्राफीज़ पढ़ सकते हैं, आप उनकी लिखी हुई बुक्स पढ़ सकते हैं, आप उन रिसर्च पेपर्स को पढ़ सकते हैं। और आजकल तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया। तो यानी सब्जेक्ट पे ग्रिप जो है वो सबसे बुनियादी चीज़ है, वो प्री रिक्विजिट है। उसके बाद फिर एग्ज़ाम्स का मरहला है, आप उसको तैयार करें। जैसा कि FPSC का है कि उसमें आपको इंग्लिश
आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको जनरल नॉलेज आपके पास होना चाहिए, ऐसे पैडागोजी उसके अंदर होती है ठीक है। और फिज़िक्स है। अच्छा, तो अगर ये हम थोड़ा सा शुरू से, यानी कि एफएससी लेवल पे, जिस एफएससी लेवल पे कितने कितने मार्क्स बच्चा ले ले कि वो आगे टीचर बन सकता है? सर जैसा कि आजकल तो एक दौड़ चल रही है मार्क्स लेने की, तो मेरे ख्याल में मैं कभी भी इसका हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा टॉप पे रहा और थ्रू आउट मैं ए ग्रेड हूँ। अच्छा। और मैट्रिक में मेरी डिवीजन में पोजीशन थी, लाइक ऐसे पे इंजीनियरिंग में मैं आपके सामने था, आपको बेहतर बिल्कुल, पता है मेरा, बिल्कुल। और ऐसे बीएससी में भी, और अभी मेरा जब एमफिल हुआ है तो मैं रिसर्च कंपटीशन विन किया मैंने। सही। तो लेकिन कभी भी मैं मार्क्स के पीछे नहीं भागा, तो मेरा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं अपने सब्जेक्ट को लर्न करूँगा। नॉलेज था, नॉलेज असल तो चीज़ जब है। आप इस चीज़ के जब आप लर्निंग के लिए कुछ सीखते हैं और कुछ आपके अंदर होता है कि मैंने कुछ करना है, या खुदा ने मुझे अगर दुनिया में भेजा है तो मेरा एक पर्पज़ है, वाह वाह वाह। आपका एम बड़ा है। ये असल बात है जो आपने बात कह दी ना, कि आपने अल्लाह ताला के दिए हुए उस मकसद को तलाश करना है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ और मेरे ज़िम्मे क्या टास्क है। जी बिल्कुल ऐसा है। तो यही वो बात है जिसके ऊपर हम क्लासेस में ज़ोर देते हैं कि अगर बच्चा आज ये समझ जाए कि मैं दुनिया में मेरे आने का मकसद क्या है, तो फिर वो अपने मकसद के पीछे अपनी तगदौ भी करेगा। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि एफएससी लेवल पे आप कहते हैं कि लर्निंग पे आओ, जी ऐसा ही है। सीखो, जी पढ़ो, हर सब्जेक्ट को तवज्जो के साथ पढ़ो। बिल्कुल ऐसे ही है। ताकि- अगर आप उर्दू पढ़ रहे हैं तो हाँ। उर्दू की अपनी अहमियत है, आपको उसमें यद तूला रखना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सब में महारत होनी चाहिए। सब इमारत होनी चाहिए। वहाँ आजकल के दौर में सबसे बड़ा मसला क्या है कि आज की नौजवान नस्ल को पढ़ाई पे लाना। तो इसके लिए आप क्या करते हैं अपनी क्लासेस में? आप भी हम माशाल्लाह उस्ताद हैं, पढ़ा रहे हैं। सर मेरा जो बुनियादी मेरा हर क्लास के अंदर ना मैं इस चीज़ पे ज़्यादा अहमियत देता हूँ कि बच्चे के अंदर ना उस जो छुपा हुआ उसके अंदर पैशन है ना, उसको मैं उसके अंदर पैदा करूँ। तो मोस्टली मैं हर क्लास के शुरू में ना, जब भी किसी नई क्लास में मैं जाता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सरकार की एक हदीस पाक जो है ना वो मैं कोट करता हूँ माशा कि सरकार का फरमान आलिशान है कि मोमिन अपने दौर के मुरव्विजा उलूम का माहिर होता है। वाह। तो यानी वो सिर्फ उनको लर्न नहीं करता, वो उनमें महारत रखता है। तो आप जितने भी अम्बिया कराम है आप उनको देखें, वो उस दौर के जितने भी उलूम उस टाइम चल रहे होते थे वो उसमें महारत रखते थे। क्या बात है। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादू था और अल्लाह ताला ने उन्हें वो इल्म अता किया कि वो सारे जादुओं पे गालिब आ गया। हाँ, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर में शायद वो कपड़े सीने का था, सही। तो आपको वो ऐसे ही सरकार के दौर में तो आपके ये सामने। माशा तो यूँ मोमिन अपने दौर के जितने भी उलूम चल रहे होते हैं उनका माहिर होता है। माहिर होता है। तो ये चीज़ जब बच्चों के अंदर आ जाएगी कि उनके ऊपर एक एहसास ज़िम्मेदारी है और उन्होंने लर्न करना है और उम्मत मुसलमान के लिए या मुल्क के लिए या दुनिया के लिए उन्होंने कुछ करना है, वाह, तो ये चीज़ खुद ही उन्हें इस तरफ धकेलेगी, उन्हें पुश करेगी, स्टिमुलेट करेगी। ज़बरदस्त हो गया। तो एफएससी के बाद आगे क्या करना होता है? सर एफएससी के बाद जैसे कि बीएस कर सकते हैं, आपके पास इतने एवेन्यूज़ हैं, आप बीएस कर सकते हैं बच्चे, और उसमें सब्जेक्ट को ऑप्ट करना एक मुश्किल मरहला है, तो उसमें उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर वो फिज़िक्स ऑप्ट करते हैं तो फिर फिज़िक्स को जिस पैशन की ज़रूरत है वो शुरू से ही कोशिश करें कि उन चीज़ों को लर्न करें। और फिर उन्हें पता है कि आजकल एक कंपेटिटिव एटमॉस्फेयर है मुल्क के अंदर, जॉब बहुत कम क्रिएट हो रही है, तो और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं, तो उन्हें फिर अपनी फील्ड में एक्सेल करने के लिए उनके पास मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जो इंटरव्यू लेने वाला है जो या जो उनका एग्ज़ाम लेने वाली अथॉरिटी है उन्हें लगे कि इस बंदे में कुछ है। और इसे आपने क्या ऐसा किया? बीएस, आपने बीएस किया, एमएससी किया? मैंने बीएससी की सर डबल मैथ्स फिजिक्स में। ठीक है, और पहले उसके बाद बीएससी मैं की। कायद यूनिवर्सिटी आ गया। ओके, उसके बाद कायद यूनिवर्सिटी आ गए जी, यहाँ से और मैंने एमएससी एमएससी फिजिक्स जी, किया और फिर मैंने एमएस किया। उसके बाद एमएस किया। जी जी। अच्छा अच्छा। तो इंटरव्यू के लिए जो आपने फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पहले टेस्ट दिया होगा, उसका प्रोसेस बताएं, बच्चों को गाइड करेंगे उसमें क्या करना होता है, कैसे टेस्ट देना है, टेस्ट अच्छा तैयार कैसे करना है, उसके बाद लेक्चरशिप के इंटरव्यू में कैसे जाना है, तो ये चीज़ें ज़रा हमें रनमाई दें। सर एफपीएससी जैसे कि हमें पता है कि पाकिस्तान का एक मेरिट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन है जो एक रिक्रूटिंग अथॉरिटी में है, तो टेस्ट इनका काफ़ी मुश्किल होता है, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इतने ज़्यादा होते हैं। जैसे कि मेरे वाले केस में जब ये पोस्ट अनाउंस हुई थी तो 2 पोस्ट थी पूरे पाकिस्तान में, अच्छा। और कैंडिडेट्स थे शायद लाखों की तादाद में थे, और मैं वाहिद एमएससी था, और माशाल्लाह। इंटरव्यू में जब मैं पहुंचा तो शायद हम 15 लोगों को उन्होंने बुलाया था, अच्छा। जिसमें मैं अकलौता मैं वाहिद एमएससी था और बाकी सारे पीएचडी थे या फिर एमफिल थे जिनके पास थीसिस थे अपने। अच्छा। लेकिन मेरे पास थीसिस नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ एमएससी में कायद यूनिवर्सिटी में थीसिस नहीं लिखा जाता। तो मुझे लगा कि मेरा तो नहीं होना, मैं तो ऐसे ही आ गया। लेकिन मैं मेरे अंदर एक दुआ चल रही थी अल्लाह ताला से
कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा होना चाहिए, और ये हो कि मैं जब बाहर निकलूँ ना तो मैं अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ कि मेरा इंटरव्यू बहुत आला हो गया। वाह। और थोड़ी सी नर्वसनेस भी थी कि यार इतने लोगों में ये सारे PhD हैं, MS वाले, MS हैं या MPhilians हैं, तो मैं इनसे थोड़ा पीछे हूँ, सही। तो उनके पास एक्सपीरियंस भी था। तो मैंने अपनी उस नर्वसनेस पे काबू पाया, और मैं जब अंदर पहुंचा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंटरव्यू सबसे लंबा था, शायद 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू था। तो जब मैं निकला तो मुझे ये तो कंफर्म नहीं था कि मेरी जॉब होनी है या नहीं होनी, लेकिन मेरे अंदर इतना वो एक एहसास तशक्कुर था। मैं वापस आया तो मैं शुक्रगुजारी की कैफियत में था कि मेरा इंटरव्यू, और वही हुआ कि अल्लाह ताला के करम से इंटरव्यू की तैयारी आपने कहाँ से की थी, कैसे तैयारी? सर जैसा कि ये मैंने कहा कि ये सिर्फ 2 या 3 किताबों का नहीं है, ये आपका थ्रू आउट एक पूरा प्रोसेस है कि आप शुरू से, जैसा कि मैंने कहा कि शुरू से ही आपका एक आप गोल ओरिएंटेड हो, और आप शुरू से डाइवर्सिटी हो, आप डिफरेंट चीज़ें पढ़ते आ रहे हो, तो फिर आप कोई भी इंटरव्यू आप उसके लिए कामयाब आप हो कामयाब सकते हैं। कैंडिडेट तो बन अजीज़ान ग्रामी, ये भी बात बहुत बड़ी पते की है कि हम आज का नौजवान आज ये सोच रहा होता है कि इम्तिहान की रात में पढ़ना है। इस तरह कामयाबियाँ नहीं मिलती। कामयाबी लेने के लिए एक थ्रू आउट एक लाइफ का एक प्रोसेस है, और ये शुरू से लेकर आपकी मंजिल हासिल करने तक की कोशिश होती है। तो ये कर लेना कि मैं एक दिन पढ़ लूँगा या 2 दिन में काम कर लूँगा, इस तरह मंजिलें नहीं मिलती हैं। बड़ी मंजिलें लेने के लिए आपको छोटी छोटी खुशियाँ कुर्बान करनी पड़ती हैं। यही आज की नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा मसला है। तो मेरी इन मुलाकातों का, इस तरह जो कामयाब नौजवान हैं उनके साथ मिलना और आपको आगाह करना, उसका मकसद ही ये है। तो इंटरव्यू के बाद क्या हुआ जी? सर जैसा कि इंटरव्यू के बाद फिर रिज़ल्ट का वेट होता है, और आपके अंदर एक बेताबी होती है कि अब रिज़ल्ट आने वाला है, अब क्या होगा। सही। तो अभी बाकायदा वेबसाइट पे रिज़ल्ट इशू नहीं हुआ था, मुझे FPSC के नंबर से कॉल आई थी। सही। और मुझे उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे घर होम ट्यूशन पढ़ाएंगे। अच्छा। तो मैंने कहा कि सर ये नंबर तो FPSC का है, आप इससे अपने घर की बात कैसे कर रहे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा इसको छोड़े, बस आप बताएं कि आप पढ़ाएंगे या नहीं। अच्छा। तो मैंने कहा सर मैं होम ट्यूशन नहीं करता। वाह। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा आपसे पढ़े। तो बहरहाल मैंने कहा कि आप बता दीजिए कि आपने मेरा नंबर कहाँ से लिया। तो थोड़ी देर बाद उसने फिर दोबारा मुझे कॉल किया और कहा कि आपकी सिलेक्शन हो गई है, मैं आपका नाम अभी लिस्ट में देखा। क्या? तो मैंने कहा कि आप मेरे बेटे को पढ़ाएं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो मैं फ़ौरन मस्जिद में गया, जाके नमाज का टाइम था, उसने मगरिब की अजान होने वाली थी, हो चुकी थी शायद। तो नमाज के बाद नवाफिल पढ़े, और वो एक शुक्रगुजारी की कैफियत थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के लिए उम्मीद बना हूँ कि जॉब मिल जाती है। 2005 या 6 का शायद दौर था जब आप हमारे स्टूडेंट थे। शायद 2006-07 6 या 7 का दौर था शायद। रामेश को मैं आज भी मैं याद कर रहा हूँ कि एक सादा सा, एक मासूम सा गांव से आने वाला एक बच्चा, और बहुत कम गो, और आज माशाल्लाह एक कामयाब इंसान बनकर मेरे सामने बैठा है। सर तो इसमें इतनी मेरे असातिज़ा का रोल है, आपका रोल है कि जिन्होंने हमें ज़ीरो से इस जगह पहुँचाया। ये आपकी मोहब्बत है। तो अब अगली बात मैं यही आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि आपके ख़्याल में इस सारी कामयाबियों के पीछे क्या राज है? इस नस्ल को बताना है, नौजवानों को बताना है कि ये क्या करें कि ये भी कामयाब हो। सर इसमें बंदे का तो रोल जद्दोजहद की फार्म में तो होता ही है, लेकिन ये अल्लाह ताला का फजल है, और अल्लाह ताला जिस पे ये करते हैं वो बहुत किस्मत वाला है। बिल्कुल। इसमें वालिदैन की दुआएं हैं, और फिर वो तालिब इल्म जो है उसका अपने असातिज़ा की उनका अदब करना, उनकी इज़्ज़त करना। ज़बरदस्त। तो जो जितना बाअदब होता है वो इतना ही बानसीब होता है। वाह क्या बात है जी। तो मेरे ख्याल में मेरे में एक चीज़ है कि मैं अपने असातिज़ा की बेहद इज़्ज़त करता हूँ, और हमेशा से मैंने उनकी दुआएं समेटी हैं। बिल्कुल ऐसी है जी। मैं खुद, अगर मैं तारिक तबस्सुम आज कोई चीज़ हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो सिर्फ़ मेरे उस्ताद कराम है। मैं आज अगर अपने तमाम उस्ताद के नाम लेना चाहूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, वो अजीम शख्सियात, तो प्राइमरी से मेरे उस्ताद नज़ीर साहब, मोहम्मद हयात साहब प्राइमरी क्लास में थे, उन्होंने जो गाइड किया। उसके बाद ख़ान मोहम्मद यूनुस ख़ान साहब, ज़ियाउल शेर ख़ान साहब, और उसके बाद कॉलेज में फिर प्रोफेसर डॉक्टर हारून रशीद तबस्सुम जिनका नाम भी मेरे नाम के साथ है, और यूनिवर्सिटी लेवल में फिर MA पे जाके प्रोफेसर सज्जाद हुसैन शिराजी साहब, प्रोफेसर मकबूल निसार साहब, प्रोफेसर राना अब्दुल क़य्यूम साहब, मखदूम इकबाल साहब, ये बड़े अजीम लोग हैं। इन लोगों ने गाइड किया, इन लोगों की रहनुमाई, और हमेशा मोहब्बत मिली उस्ताद से, और हमेशा उनके सामने झुक कर और अदब के साथ रहा। तो यही शायद साहब जी उस्ताद का अदब ही इस दुनिया की सबसे बड़ी और आखिरत की भी सबसे बड़ी कामयाबी है। तो वो क्या खूबसूरत शेर है, खामोश है दिल
भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। बेशक। तो शाहिद रामस कॉलेज सतह पर बहुत अच्छा नात खान भी थे आप, आपको याद होगा जी, अल्हम्दुलिल्लाह। नात के मुकाबलों में आपकी हमेशा पोजीशन आती थी। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जिस मोहब्बत रसूल की वजह से आज ये कामयाबियाँ हैं, तो क्यों ना अपने इस इंटरव्यू के आखिर में नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशार हो जाएं। जी ज़रूर सर, मेरी खुशनसीबी। ये हफीज़ ताहिब साहब की लिखी हुई नात है, जी माशाल्लाह, मुनव्वर हो गया आलम कसीर। वाह वाह। तो उसके 2 अशार में आपकी नज़र। मुनव्वर हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह, आलम का सीना, वाह, मुनव्वर हो गया क्या बात, आलम का सीना, खुशाताबानी माहे मदीना, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशाताबानी माहे मदीना। जिला दम तोड़ती कदरों को बख्शी, जिला दम तोड़ती कदरों को बख्शी, बनाया जिसने यसरब को मदीना, खुशाताबानी माहे मदीना, खुशाताबानी माहे मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, वही प्यारी आवाज़ आज भी माशाल्लाह, हमेशा आप पहली पोजीशन लेते थे। थैंक यू सो मच। तो शाहिद साहब आखिर में अपनी नौजवान नस्ल को, अपने भाइयों को क्या नसीहत करेंगे? मैं यही नसीहत करूँगा आप सबको कि अपने असातिज़ा का अदब करें, अपने वालिदैन की दुआएं समेटें और हुसूल इल्म के लिए आप सच्चे दिल से कोशिश करें कि इस कायनात में आने का आपका एक मकसद है और उम्मत मुस्लिमा में आपने इसकी रहनुमाई का या इसके लिए कुछ कर दिखाने का आप में जज्बा होना चाहिए। अपने मुल्क के लिए बेहतर करें और अपनी सलाहियतों को बरूकार लें और एक अच्छा इंसान बनें। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे मुलाकात बहुत अच्छी। थैंक यू सो मच।